स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 सितंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार की नीतीश कुमार सरकार बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सौगातों की झड़ी लगा रही है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद आगे बढ़कर के आंगनबाड़ी सेविका और फिर आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय को बढ़ाने का ऐलान किया है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया है कि आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 से बढ़ा करके 9,000 किया जा रहा है। इस तरह आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4,000 से बढ़ा करके 4,500 किया जा रहा है। जब उनके निर्देश पर विभाग इसका प्रस्ताव आगे बढ़ाएगा, मंगलवार को कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मोहर लग जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर कहा कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही गर्भवती महिलाओं और फिर बच्चों के पोषण और फिर स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। इसके लिए समेकित बाल विकास परियोजनाओं के तहत 6 तरह की सेवाएं दी जा रही है, जो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से लाभुकों तक पहुँचाई जाती है। इसमें आंगनबाड़ी सेविकाएं और सहायिकाएं अहम भूमिका निभाती है। दोस्तों आरजेडी के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव द्वारा तेजस्वी यादव की पत्नी पर दिए गए विवादित बयान पर तेज प्रताप यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ की पूजा के लिए पहुंचे तेज प्रताप यादव ने राजबल्लभ को पहचानने तक इनकार कर दिया और उन्हें आपराधिक छवि का व्यक्ति बताया है। दरअसल जब पत्रकारों ने तेज प्रताप यादव से राजबल्लभ यादव के तेजस्वी की पत्नी पर दिए गए अशोभनीय बयान के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बेहद चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कौन है राजबल्लभ। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक आपराधिक छवि का व्यक्ति क्या बोल सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों का पतन होना तय है। तेज प्रताप यादव के इस बयान को राजबल्लभ यादव के साथ पार्टी और फिर परिवार की दूरी का संकेत माना जा रहा है, खास करके ऐसे समय में जब राजबल्लभ के बयान से सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल राजबल्लभ यादव जो कि आरजेडी के ही पूर्व विधायक हैं, उन पर एक नाबालिग लड़की के साथ गलत काम करने का आरोप था। जब इस मामले में उन्हें अदालत ने दोषी भी ठहराया था। जब उनके आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए तेज प्रताप यादव का ये बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह साफ है कि तेज प्रताप यादव ने न केवल राजबल्लभ के बयान की निंदा की है, बल्कि उन्हें सीधे तौर पर आपराधिक गतिविधियों से जोड़ते हुए उनके राजनीतिक और फिर सामाजिक पतन की भी बात कही है। दोस्तों नीतीश कुमार बीजेपी को एक बार फिर से आंख दिखा गए हैं। दरअसल बात यह है कि बीजेपी के साथ सहजता के साथ सरकार चलाने वाले नीतीश कुमार कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि बीजेपी असहज हो जाती है। अभी हाल ही में बिहार के बक्सर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा किया कि उन्होंने गठबंधन के सहयोगियों के राय मशवरे के बिना ही ऐसा काम कर दिया है कि विपक्ष इस गठबंधन पर ही सवाल उठाने लगे हैं और बीजेपी को इसका जवाब देते हुए नहीं बन पा रहा है। दरअसल बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। एनडीए में अभी तक जेडीयू और बीजेपी के अलावा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी शामिल है। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन मोटा मोटी एक सहमति बनती दिख रही है और ये इस सहमति में कहा जा रहा है कि बिहार में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगा, यानी कि बीजेपी से कम एक सीट ज़्यादा लड़ेगा। दरअसल बात है कि नीतीश कुमार ने अपने पहले उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और यही बीजेपी के लिए परेशानी की बात है। नीतीश कुमार ने बक्सर की राजपुर सुरक्षित सीट से पूर्व मंत्री संतोष निराला के नाम का ऐलान कर दिया है और वह भी तब जब ये तय नहीं हुआ है कि रायपुर सीट किसके खाते में जाएगी। नीतीश कुमार ने ये ऐलान उस वक्त किया जब मंच पर उनके साथ बीजेपी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। नीतीश कुमार संतोष निराला के नाम का ऐलान कर रहे थे और सम्राट चौधरी चुपचाप उस ऐलान को सुनने को मजबूर थे। संतोष निराला के नाम का ऐलान किया है। वो 2020 में चुनाव हार चुके हैं। उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी ने मात दी थी। ऐसे में हारे हुए प्रत्याशी पर दाव लगाकर के नीतीश ने एनडीए को यह संदेश तो दे ही दिया है कि सीट बंटवारे में अपर हैंड तो उनका खुद का ही रहेगा, भले ही बीजेपी जो चाहे कहे जो चाहे करे। वहीं पर नीतीश के इस ऐलान से बीजेपी में असहजता तो जरूर होगी, वहीं पर विपक्ष के लिए भी अपने पत्ते खोलने का दबाव बढ़ने लगेगा। ऐसे में उम्मीद है कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग के बाद बिहार को लेकर किए हुए तमाम फैसले हो जाएं, जिसका इंतजार हर बिहारी को है। दोस्तों
दोस्तों 2005 में जहां पर बिहार में सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं अब संख्या 42 तक पहुंचने वाली है। जो ये न सिर्फ बिहार के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करेगा, बल्कि आम लोगों को बेहतर इलाज और फिर युवाओं को मेडिकल शिक्षा के अधिक अवसर उपलब्ध कराएगा। नीतीश कुमार सरकार के हालिया फैसले से बिहार अब बिहार के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के अपने वादे को पूरा करने के करीब पहुँच गई है। हाल ही में राज्य कैबिनेट ने 7 जिलों में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने की मंजूरी दी है। इस समय बिहार में कुल 15 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, जबकि 2005 में बिहार में केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे। इसके अलावा 20 मेडिकल कॉलेज अलग अलग जिलों में निर्माणाधीन हैं। जब ये सभी 20 निर्माणाधीन और हाल ही में स्वीकृत 7 मेडिकल कॉलेज चालू हो जाएंगे, तब बिहार में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर के 42 हो जाएगी। 7 मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव पिछले हफ्ते नीतीश कैबिनेट ने 7 और मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दे दी है। इनमें किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल, शेखपुरा जिला शामिल है। इन 7 जिलों में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिलने के बाद बिहार के सभी 38 जिलों को एक मेडिकल कॉलेज देने का लक्ष्य पूरा हो गया है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में अपने भाषण में कहा है कि उनकी सरकार की योजना हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की है। स्वतंत्रता दिवस के भाषण में भी उन्होंने इस लक्ष्य को दोहराया था, जिसे पूरा कर लिया गया है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने कहा कि राजनीति छोड़ दूंगा। जी हाँ, दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रशांत किशोर का चौंकाने वाला दावा सामने आया है। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने शहर के अंजुमन इस्लामिया प्रांगण में आयोजित सभा में, यानी कि किशनगंज के अंजुमन इस्लामिया प्रांगण में एक सभा में विपक्ष पर जमकर के बयानबाजी की। इस दौरान वे कई बार आपाख होते हुए विवादित टिप्पणियां भी कर गए। उन्होंने आगे कहा है कि जेडीयू को आगामी विधानसभा चुनाव में 25 से ज्यादा सीटें मिलती है तो फिर वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। कार्यक्रम में उलेमा और फिर समुदाय के प्रमुख चेहरों को बुलाया गया है। साथ ही साथ विशेष टोपी का वितरण किया गया। जब मंच से भाषण के दौरान प्रशांत किशोर ने पैगंबर मोहम्मद साहब और फिर धर्म का हवाला देकर के जनता से समर्थन मांगा है। जब सभा में शामिल लोगों के लिए नाश्ते की भी व्यवस्था की गई थी, जहां पर भीड़ उमड़ने से अफरा तफरी का माहौल दिखा। जब कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि उन्हें 500 रुपये और फिर भोजन का वादा करके लाया गया था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ, जिससे वे नाराज भी नजर आए। वहीं पर मीडिया से बातचीत करने के दौरान प्रशांत किशोर विपक्षी दलों पर खासे हमलावर दिखे। जब उनसे पूछा गया है कि जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने उन पर शराब माफियाओं से मिली भगत का आरोप लगाया है, तो प्रशांत किशोर भड़क उठे। उन्होंने वर्मा की तुलना सड़क पर चलने वाले कुत्ते से कर दी और कहा कि ऐसे लोगों की बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते हैं। वहीं पर भाजपा सांसद संजय जायसवाल के लीगल नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि जब गीदड़ की मौत आती है तो फिर वे शहर की ओर भागते हैं। जब उसी तरह जायसवाल जैसे लोग नोटिस भेज करके डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं 100 ऐसे नेताओं से भी नहीं डरूंगा। वहीं पर प्रशांत किशोर ने अपने बहुचर्चित दावे को दोहराते हुए कहा कि अगर जेडीयू को आगामी विधानसभा चुनाव में 25 से ज्यादा सीटें मिलती है तो फिर वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने तर्क दिया है कि जैसे बंगाल चुनाव में भाजपा को 100 सीटें नहीं मिली है, वैसे ही बिहार में जेडीयू 25 से आगे नहीं जाएगी। दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के मतों के सूक्ष्म प्रबंधन में जुटी पार्टियों में भाजपा को भी मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन की उम्मीद है। इसके पीछे भाजपा को सबका साथ सबका विकास आधारित योजनाओं से संबंधित उपलब्धियों के साथ ही मुस्लिम मतदाताओं में मजबूत पकड़ रखने वाले हिंदू दिग्गजों पर भी भरोसा है। हालांकि विधानसभा चुनाव परिणाम बताएगा कि वोट ट्रांसफर कराने वाले में भाजपा के दिग्गज कितना सफल होते हैं। ऐसे दिग्गजों में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का नाम सबसे अव्वल है। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के नाम पूर्णिया, अररिया एवं किशनगंज स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद चुनाव में सर्वाधिक मत से जीतने का रिकॉर्ड है। वहीं पर 3 चुनाव से लगातार स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र का जायसवाल प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सीमांचल में मतदान के दौरान तीनों जिले में मुस्लिम मतदाता निर्णायक है। जब सीमांचल में विशेष करके कटिहार जिले में अशोक अग्रवाल की मुस्लिम समुदाय के बीच अच्छी लोकप्रियता है। अग्रवाल लगातार 3 चुनाव से कटिहार स्थानीय प्राधिकार से चुनाव जीत रहे हैं। वहीं पर स्थानीय स्तर पर भी अच्छी पकड़ का है या फिर कुछ और, लेकिन अग्रवाल पत्नी को भी कटिहार का महापौर बनाने में सफल रहे हैं। कटिहार शहर में भी मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 26% से अधिक है, जबकि कटिहार स्थानीय क्षेत्र प्राधिकार में 48% मतदाता मुस्लिम है। यही नहीं, तीसरी बार भाजपा में वापसी करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि की भी कुछ क्षेत्र विशेष के मुस्लिम मतदाताओं पर अच्छी पकड़ है। दोस्तों, तो
तेजस्वी यादव ने नीतीश मोदी सरकार पर जम करके हमला बोला है और बड़े सवाल दागे हैं। उनमें से कहा कि बिहार की प्रति व्यक्ति की आय युगांडा रवांडा से भी कम है। जी हाँ, बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा हाई होता जा रहा है, जब नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बीच बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने नीति आयोग की रिपोर्ट को हथियार बना करके राज्य की नीतीश सरकार और फिर केंद्र की मोदी सरकार पर बड़े गोले दागे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि टेक्नोलॉजी उदारीकरण और एआई के दौर के बाद भी बीते 20 वर्षों में बिहार की प्रति व्यक्ति आय विश्व के सबसे गरीब अफ्रीकी देशों युगांडा और फिर रवांडा से भी कम है। वहीं पर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए नीतीश और फिर मोदी सरकार से बड़े सवाल पूछे। जहां वहीं पर तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि बिहार के 8 करोड़ युवा 20 वर्षों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि युवा पूछना चाहता है कि बिहार में केला, मकई, मखाना, चावल, गन्ना, आलू, लीची, आम इत्यादि अनेक विश्व प्रसिद्ध अनाज, फल सब्जियों का इतना उत्पादन होता है, लेकिन इन सभी से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग 20 वर्षों से बिहार में क्यों नहीं लगाए गए हैं और क्यों नहीं लग सकते। वहीं पर 20 वर्षों की सरकार जवाब दें। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए पूछा है कि बिहार बेरोजगारी का मुख्य केंद्र क्यों है। 20 वर्षों की एनडीए सरकार बताएं कि बिहार में आईटी कंपनियां क्यों नहीं बुलाई गई है, या क्यों नहीं आई और फिर क्यों नहीं आ सकती है। बिहार में आईटी पार्क और फिर सेज क्यों नहीं बन सकते हैं जब बिहार दूसरे प्रदेशों से मछली खरीदता है। 20 वर्षों की सरकार बताएं कि बिहार में मछली उत्पादन संबंधित तमाम संसाधन होने के बावजूद भी यहाँ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते। जब बिहार में मछली उत्पादन को बढ़ावा देकर के यहाँ जिलावार मछली बाजार लगा करके मछुआरों की आमदनी और फिर उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा सकते। वहीं पर 20 वर्षों की एनडीए सरकार बताएं कि उन्होंने बुनकर उद्योग, लघु उद्योग और फिर हथकरघा उद्योग के लिए क्या किया। इनके शासन में बड़े पैमाने पर इन उद्योगों को बढ़ावा क्यों नहीं दिया गया। वहीं पर 20 वर्षों की सरकार बताएं कि उन्होंने बिहार को अब तक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित क्यों नहीं किया। बिहार में पर्यटन की असीम संभावना है। वहीं पर 20 वर्षों की सरकार नियुक्तियां, भर्ती, परीक्षा और फिर प्रक्रिया को पारदर्शी तथा नियमित क्यों नहीं करती है। 20 वर्षों में बिहार में कुल कितना पलायन हुआ है। बिहार में अप्रत्याशित दर से पलायन क्यों बढ़ रहा है। 20 सालों में पहले से चालू कितने चीनी मिल, जूट मिल, पेपर मिल एवं कुल कितने उद्योग धंधे और फिर कल कारखाने बंद हुए तथा उससे बिहार को कुल कितने राजस्व और रोजगार के अवसरों की हानि हुई। 20 सालों में बिहार का कुल कितने लाख करोड़ रुपए शिक्षा और फिर चिकित्सा के तमाम के नाम पर दूसरे प्रदेशों में गया। जब बिहार में मानव संसाधन का कुल कितना प्रतिशत बिहार में और फिर कितने प्रतिशत दूसरे प्रदेशों में कार्यरत है। सवालों का जवाब नहीं दिया तो फिर युवा देंगे करारा जवाब, ये कहना है तेजस्वी यादव का। दोस्तों, बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे कटिहार के सांसद तारिक अनवर को ग्रामीणों ने कंधे पर उठा करके ले जाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जब कांग्रेस नेता अपने निर्वाचन क्षेत्र की 2 दिवसीय दौरे पर थे और फिर रविवार को उन्होंने बराड़ी और फिर मणिहारी विधानसभा क्षेत्र को कवर करते हुए धुड़ियाही पंचायत की शिवनगर सोनाखाल इलाके का दौरा किया। जहाँ एक्स पर एक पोस्ट में भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस की अधिकार भावना बाढ़ प्रभावित इलाकों में भी वो वीवीआईपी प्रोटोकॉल चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर किसानों का अपमान करने का आरोप लगाया और कहा कि तारिक अनवर ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए स्थानीय लोगों के कंधों पर बैठ करके राहत कार्यों का अपमान किया है। पोस्ट के बाद के हिस्से में भाजपा नेता ने कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस संसद वीवीआईपी मोड में है, राहुल गांधी छुट्टी मनाने के मोड में है, जहाँ आप छिपने के मोड में है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी पर है जो काम करने के मोड में है। वहीं पर भाजपा की ये प्रतिक्रिया कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आई है, जिसमें बिहार के कटिहार में बाढ़ निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने उन्हें पीठ पर लाद करके ले जाते हुए देखा था। जिस वीडियो में ग्रामीण घुटनों तक पानी में चल करके वरिष्ठ नेता को पानी से भरे खेत से पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर देश की सबसे पुरानी पार्टी सांसद के समर्थन में उतर आई है। कटिहार जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा है कि अनवर अस्वस्थ थे, इसलिए ग्रामीणों ने उन्हें अपने कंधे पर उठा लिया। दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की खुलेआम अवहेलना करने के लिए नाम लेकर के शर्मिंदा किया जाना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड को पहचान पत्र के रूप में स्वीकार करने की बात कही गई थी। कांग्रेस ने यह भी दावा किया है कि वे चुनाव आयोग के खिलाफ होने के बावजूद इस बार का चुनाव लड़ रही है। वहीं पर मुख्य विपक्षी पार्टी ने यह भी कहा है कि इतिहास
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और फिर उनके नेतृत्व वाले संस्था को माफ नहीं करेगा। जब कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुली अवहेलना करने के लिए नाम लेकर के शर्मिंदा किया जाना चाहिए। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बार ये बात दोहराई है कि आधार को मतदाता पंजीकरण के लिए मान्य पहचान पत्र के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि वैध मतदाताओं का पंजीकरण कठिन बनाने के लिए चुनाव आयोग बार बार जानबूझकर के रुकावटें डाल रहा है। उन्होंने कहा है कि आयोग ने राजनीतिक दलों की ओर से नियुक्त ब्लॉक स्तर के एजेंट यानी कि BLO को मान्यता दी है, आधार कार्ड को स्वीकार नहीं किया और अधिकारियों को केवल वही दस्तावेज स्वीकार करने के लिए नोटिस भेजे जो आयोग ने निर्धारित किए हैं। वहीं पर कांग्रेस नेता ने कहा है कि ध्यान रखिए, ये पूरी गड़बड़ी खुद चुनाव आयोग ने की हुई है। यह चुनाव के इतने करीब विशेष घन पुनरीक्षण की मांग G20 के अलावा किसी और ने नहीं की थी। इसे इतनी लापरवाही से अंजाम देने की मांग भी सिर्फ G2 ने ही की थी कि अब सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करके मूलभूत जांच पड़ताल सुनिश्चित करनी पड़ी। दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचल तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस बीच जम्मू कश्मीर में अशोक स्तंभ के अपमान का मामला सामने आया है, जिससे सियासत और गर्मा गई है। इसी कड़ी में डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर हमला बोला है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने महागठबंधन और फिर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सम्राट अशोक का अपमान किया गया, लेकिन लालू यादव का परिवार और फिर महागठबंधन इसे मामूली बात बता करके राष्ट्रीय चिन्ह का अब मजाक बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, लेकिन क्या राजद और कांग्रेस इसकी निंदा और फिर कार्रवाई की मांग करेंगे? कांग्रेस सांसद तारिक अनवर के बार निरीक्षण को लेकर भी सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गोद में ही चलती है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि बिहार में 55 साल का बच्चा नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी की सड़कों पर घुमा और फिर मलेशिया चला गया। वहीं उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए विपक्ष को कुकुरमुत्ता करार देते हुए कहा है कि ऐसे कुकुरमुत्ते पार्टियां आती जाती रहती है। वहीं पर लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू यादव कहते थे कि सड़क को हेरोइन के गाल जैसा बनाएंगे, लेकिन क्या उन्होंने कभी सड़क बनवाई? लालू परिवार ने कभी कोई भी घोषणा पूरी नहीं की है। महागठबंधन की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक ही चल रही है, जहाँ कहते हैं कि सामाजिक न्याय के नेता हैं लालू यादव, जबकि सबसे ज़्यादा सामाजिक न्याय तो लूटने का काम लालू यादव ने किया है। दोस्तों, गाय और भैंस पालकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जब भारत सरकार का पशुपालन और डेयरी विभाग ने पशुपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय गौपाल रत्न पुरस्कार 2025 देने की घोषणा की है। इसके लिए इच्छुक गाय एवं भैंस पालक गृह मंत्रालय भारत सरकार के ऑनलाइन पुरस्कार पोर्टल www.award.gov.in पर जाकर के 15 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दरअसल बात यह है कि गोपाल रत्न पुरस्कार के लिए 3 कैटेगरी निर्धारित की गई है, जिसमें 100 देसी गाय भैंस नस्ल का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति, दूध उत्पादक कंपनी, डेयरी किसान उत्पादक संगठन और सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन शामिल है। ये पुरस्कार योग्यता के आधार पर दिया जा रहा है, जिसके लिए 15 अगस्त 2025 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 15 सितंबर 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी की जीत की संभावना जताई है। उन्होंने कहा है कि यदि संवैधानिक दायित्वों और फिर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करनी है तो फिर सभी राजनीतिक दलों को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को वोट देना चाहिए। पप्पू यादव ने एक विशेष बातचीत में कहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में सभी पार्टियों के अपने अधिकार हैं। उनका मानना है कि ये चुनाव बेहतर प्रदर्शन करने का एक अवसर है। बी सुदर्शन रेड्डी एक विद्वान और फिर पूर्व न्यायाधीश है और वे पार्टी से ऊपर उठ करके सभी के हित में न्याय करेंगे। वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे पर चल रही चर्चाओं के संदर्भ में पप्पू यादव ने कहा है कि इसका श्रेय निर्णय प्रभारी और फिर पार्टी के अध्यक्ष को करना है। कांग्रेस नेतृत्व और फिर राहुल गांधी ने समाज में एक नई उम्मीद और फिर विश्वास जगाने का कार्य किया है। मुझे लगता है कि बिहार अब बदलाव की ओर अग्रसर है। दोस्तों, बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा भले ही ना हुई हो, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी तेज हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी रणनीति और फिर शक्ति प्रदर्शन में जुटे हुए हैं, लेकिन चुनावी मौसम में एक बार फिर से चर्चा 2020 की उस विधानसभा चुनाव की हो रही है जिसने बिहार को देश का सबसे रोमांचक चुनाव दिखाया था। जब उस चुनाव में कई सीटों पर हार जीत का अंतर हजारों में नहीं बल्कि सैकड़ों और दहाई के अंकों तक सिमट गया था, जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जैसे बड़े नेताओं तक की धड़कनें बढ़ा दी थी। जहाँ हिलसा सीट
सीट का वो 12 वोटों का रोमांच 2020 के चुनाव में सबसे बड़ा उदाहरण हिलसा विधानसभा सीट रही है, जहां पर जेडीयू के उम्मीदवार कृष्ण मुरारी शरण ने राजद के शक्ति सिंह यादव को महज 12 वोटों से हराया था। इस नतीजे को लेकर कि उस समय जमकर के विवाद हुआ था और धांधली के आरोप भी लगे थे। यह मुकाबला इतना कड़ा था कि पूरे राज्य में इसकी चर्चा हुई थी। जब 5 साल पहले हुए उस चुनाव में करीब 3 दर्जन विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां जीत का अंतर 3000 से भी कम वोटों का था। इन सीटों में से 17 पर महागठबंधन ने जीत हासिल की थी, जबकि 19 सीटें एनडीए के खाते में गई और 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार को मिली। अब सवाल यह है कि क्या 2025 के चुनाव में भी वैसे ही बेहद करीबी मुकाबला देखने को मिलेंगे या फिर इस बार मतदाता किसी एक पक्ष को स्पष्ट जनादेश देंगे। 2020 की जीत हार की मामूली फासले ने नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है और अब हर कोई ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि उनकी जीत का अंतर सिर्फ 12 वोटों का न रह जाए। दोस्तों, बिहार की राजनीति में लंबे समय से मुस्लिम वोट महागठबंधन का सबसे मजबूत सहारा रहे हैं। आरजेडी से लेकर के कांग्रेस तक हर दल इन्हीं वोटों पर टिके रहे हैं। लेकिन अब प्रशांत किशोर का नया फॉर्मूला इस भरोसे को हिलाने की कोशिश कर रहा है। उनका कहना है कि मुसलमान अगर अंबेडकर और फिर गांधी की सोच वाले हिंदुओं से जुड़े तो फिर नया समीकरण बनेगा। ये समीकरण सीधे सीधे महागठबंधन की रीढ़ पर चोट करता है। प्रशांत किशोर ने यह साफ कहा है कि देश में आधे हिंदू बीजेपी को वोट नहीं करते थे। इनमें वे लोग हैं जो गांधी, अंबेडकर, समाजवाद और फिर बराबरी की बात मानते हैं। या अगर ये लोग मुसलमानों से जुड़ जाएं तो फिर बिहार में एक नया वोट बैंक तैयार हो सकता है। ये विचार कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को कमजोर करने की रणनीति लग रहा है। ये किशनगंज में आयोजित एक मुस्लिम सम्मेलन में प्रशांत किशोर ने ये बातें कही है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को अब तक बरगला करके एक अल्पसंख्यक बनाकर रखा गया है। उनके नेताओं ने उन्हें डर दिखाया ताकि वे कभी चुनाव ना लड़े और फिर सिर्फ वोटर बने रहे। उन्होंने मुसलमानों से कहा है कि अब वक्त है वे इस डर से बाहर निकले और नए गठबंधन की राह चुने। वहीं पर बिहार में मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा आरजेडी को मिलता रहा है। यही वोट कांग्रेस और फिर जेडीयू के लिए भी अहम रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर का फॉर्मूला अगर चल गया तो फिर ये वोट बैंक सीधे टूट सकता है। जब विपक्षी खेमे की सबसे बड़ी ताकत कमजोर हो जाएगी, यही वजह है कि प्रशांत किशोर की ये रणनीति विपक्ष के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। अगर वोटों का ये समीकरण बदलता है तो फिर महागठबंधन का पूरा ढांचा हिल सकता है। यही कारण है कि राजनीतिक पंडित इसे चुनाव से पहले का एक बड़ा झटका मान रहे हैं। जब बिहार की राजनीति मंडल और फिर कमंडल की बहस के बीच घूमती रही है, लेकिन प्रशांत किशोर ने तीसरी धुरी बनाने की बात कही है। उनका कहना है कि मुसलमान और फिर गांधी, अंबेडकर की सोच वाले हिंदू अगर साथ आते हैं तो फिर बड़ी सियासी लड़ाई लड़ी जा सकती है। ये सोच करके एक नए राजनीतिक समीकरण की तरफ इशारा कर रही है। इस गठजोड़ से न सिर्फ विपक्षी बल्कि बीजेपी की रणनीति भी प्रभावित हो सकती है। जब राजनीति के जानकार इसे बिहार की सियासत में संभावित क्रांति बता रहे हैं। जब प्रशांत किशोर के इस बयान ने विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी है। महागठबंधन को डर है कि उनका परंपरागत वोटर कहीं खिसक न जाए। कांग्रेस और आरजेडी इस बयान पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन अंदर खाने बेचैनी साफ दिख रही है। चुनावी मैदान में ये फॉर्मूला विपक्ष की मुश्किलें बढ़ा सकता है। आरजेडी खेमे को डर है कि अगर मुस्लिम वोटरों का बड़ा हिस्सा खिसक गया तो फिर उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर हो जाएगी। कांग्रेस भी ये समझ रही है कि बिहार की सियासत में उनका रोल और छोटा हो सकता है। दोस्तों, इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी द्वारा लालू प्रसाद यादव से की गई मुलाकात भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे लोकतंत्र का अपमान बताया और तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि लालू यादव एक पंजीकृत अपराधी है जिन पर न्यायालय से सजा हो चुकी है। ऐसे व्यक्ति से मिलना शर्मनाक है। सम्राट चौधरी ने तंज कसते हुए कहा है कि अगर लालू यादव को कोई अवार्ड मिलना चाहिए तो वे चोरी का अवार्ड होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिहार में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन का ये रवैया लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। भाजपा नेताओं का कहना है कि विपक्ष सिर्फ सत्ता के लिए नैतिक सीमाएं लांघ रहा है। सम्राट चौधरी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये भारत की अस्मिता और फिर राष्ट्रीय प्रतीकों पर सीधा हमला है। उन्होंने इसे राष्ट्रद्रोह करार देते हुए कहा कि दोषियों को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी सजा दिया जाना चाहिए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया है कि इस मामले को लेकर के जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से बात की गई है और उनसे जल्द कार्रवाई करने की अपील की गई है। उन्होंने कहा है कि देश की संस्कृति, सभ्यता और फिर प्रतीकों का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह किसी भी हिस्से में हो। उन्होंने चेतावनी दी है कि राष्ट्र विरोधी मानसिकता रखने वालों को जेल भेजा जाएगा।
वहीं पर राजद की ओर से शुरू की गई मां बहन योजना को लेकर भी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि अवैध तरीके से महिलाओं से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं और झूठे आश्वासन दिलवाए जा रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो लोग अवैध गतिविधियों में शामिल हैं उनके खिलाफ कानून सख्ती से कार्रवाई करेगा। फॉर्म भरवाने का अधिकार आपको किसने दिया? दोस्तों, भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने बिहार की सियासत को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आज बिहार बदल रहा है और विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने दावा किया है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार और फिर बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने मिलकर के बिहार को नई पहचान दी है। शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि आज वे ट्वीट करके सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि बिहार में रोजगार के अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। बिहार में नई इंडस्ट्री लग रही है और युवाओं को काम के मौके मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क, बिजली और फिर पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं जो कभी लोगों के लिए सपना थी, आज बिहार की हकीकत बन चुकी है। अब बिहार की राजनीति में इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार एक फैक्टर तो बन ही गए हैं, वे भी जब से इनकी राजनीति में आने की अटकलें लगनी शुरू हो गई है। जदयू के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से ये मांग उस समय उठी जब बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार पर उम्र का प्रभाव दिखने लगे और सवाल भी उठने लगे। फिर एक अंतराल के साथ रह करके बयानबाजी और पोस्टर वार से इस मुद्दे को जीवित रखा गया। पर इस प्रसंग पर नीतीश कुमार की चुप्पी पर कई सवाल खड़े कर दिए गए हैं। आइए जानते हैं इन सवालों को। दरअसल नीतीश कुमार पर ये सवाल उठेंगे कि क्या वे परिवारवाद की आरोप झेल पाएंगे। अगर जदयू की नीति निर्धारक और फिर नीतीश कुमार के करीबी नेता जो बार बार निशांत कुमार को राजनीति में लाने की वकालत कर रहे हैं और इसे जनता की आवाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वीकार करेंगे क्या? जिस परिवारवाद के विरुद्ध राजनीति का एक युग बिता गए, वह नीतीश कुमार राजनीति के इस अंतिम समय में खुद को परिवारवाद के समर्थक के कटघरे में खड़े कर पाएंगे? ये एक तरह से राजनीतिक मर्यादा के साथ कई दशक से राजनीति की मुख्य धारा में रहने वाले नीतीश कुमार अपने ही नीतिगत फैसले के विरुद्ध खड़े होंगे। जब मीडिया में निशांत कुमार की पहचान राजनीति से नफरत करने वालों में शुमार किया जाता रहा है, जब इसके पक्ष में तर्क भी गढ़े जा रहे हैं। हालांकि केडीबी लाइव ऑनलाइन इसकी पुष्टि नहीं करता है, पर इस बात की पुष्टि जरूर करता है कि निशांत कुमार का रुझान धर्म की तरफ है। या धार्मिक कथा सुनना, प्रार्थना सुनना, हरे रामा भजन सुनना जरूर उनकी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। दूसरा सवाल ये भी है कि सामाजिक कार्यक्रमों में निशांत कुमार कई बार दिख गए, पर राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं दिखे। ऐसे में निशांत कुमार अपने प्रशंसकों के बीच कौन सा चेहरा लेकर के आते हैं? जब बिहार में अभी राजनीति की कई पीढ़ियां एक साथ काम कर रही है, इनमें एक पीढ़ी राजनीति के अवसान काल की तरफ बढ़ रहे हैं। इनमें लालू यादव, नीतीश कुमार, शिवानंद तिवारी, जगदानंद सिंह समेत कई नेता शामिल हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बिल्कुल भी युवा पीढ़ी राजनीति की बागडोर थामने को तैयार है। इनमें लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, दलित नेता रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान सक्रिय हो चुके हैं। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनकर के विरासत की राजनीति संभाल रहे हैं। क्या इस रेस में नीतीश कुमार के समर्थक या फिर करीबी नेता निशांत कुमार को राजनीति में परोस करके उस युवा नेतृत्व को एक चुनौती देना चाहते हैं? ये सवाल है। दोस्तों, एशिया कप विजेता भारतीय हॉकी टीम को सीएम नीतीश कुमार का तोहफा मिला है। जहाँ भारतीय हॉकी टीम एशिया की सरताज बन गई है, जहाँ हरमनप्रीत सिंह की टीम ने इस जीत के साथ अगले विश्व कप का टिकट भी कटा लिया है, जो कि 14 से 30 अगस्त 2026 तक बेल्जियम और फिर नीदरलैंड में खेला जाएगा। बिहार सरकार एशिया कप हॉकी विजेता टीम की खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए और प्रत्येक सहयोगी स्टाफ को 5 लाख रुपए देगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी है। जी हाँ, सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि राजगीर में अवस्थित राज्य खेल अकादमी सह बिहार खेल विश्वविद्यालय के परिसर में पहली बार आयोजित हीरो एशिया कप 2025 में भारतीय हॉकी टीम ने विलक्षण जीत दर्ज करके पूरे देश को गौरवान्वित किया है। हीरो एशिया कप 2025 जीतने वाले भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी एवं सहयोगी स्टाफ के उत्साहवर्धन के लिए राज्य सरकार ने सम्मान राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। आपको बता दूं कि इससे पहले भारतीय टीम की कामयाबी पर हॉकी इंडिया ने सभी खिलाड़ियों और फिर स्पोर्ट्स स्टाफ के लिए इनाम की घोषणा की है। टीम के सभी खिलाड़ियों को 3-3 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं पर स्पोर्ट स्टाफ को भी 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। इस जीत के साथ ही भारत ने अगले साल होने वाले विश्व कप में अपना स्थान पक्का कर लिया है। वहीं पर भारत ने सिर्फ एक विश्व कप जीता है।
दोस्तों पिछले कई दिनों से चिलचिलाती धूप और फिर उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है। कल अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। वहाँ पर 90% से अधिक आर्द्रता के कारण दिन भर चिपचिपाती गर्मी ने आमजन को परेशान कर दिया। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भरी हवाओं और फिर सक्रिय मानसून ट्रफ के कारण जल्द जिले में मौसम का मिजाज बदल सकता है। वहाँ पर तेज हवा के साथ बादलों की गरज और फिर बिजली की चमक के बीच अचानक बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बिहार के 17 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोस्तों जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने बिहार बदलाव के क्रम में कल पूर्णिया की रुपोली विधानसभा में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। रुपोली हाई स्कूल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अभी तो लोगों ने वोट भी नहीं दिया, सिर्फ जनसुराज के सभाओं में आना शुरू किया है कि नीतीश कुमार ने बुजुर्गों का पेंशन 400 से 1100 रुपये तक बढ़ा दिया है, आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा दिया है, रसोइयों की सैलरी बढ़ा दी गई है, बिजली भी 125 यूनिट तक मुफ्त हो गई है। अब आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी मानदेय बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि ये जनता का डर है कि नीतीश सरकार ये सारे काम कर रही है। इससे पहले इन्हें लगता था कि लोग लालू के डर से वोट दे ही देंगे, अब उन्हें दिख रहा है कि जनता को जनसुराज के तौर पर विकल्प मिल गया है। जनता ने भी अब जनसुराज के साथ आने का मन बना लिया है। वहीं पर प्रशांत किशोर ने कटिहार के कांग्रेस सांसद तारिक अनवर द्वारा कंधे पर चढ़ करके बाढ़ का निरीक्षण करने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि ये कांग्रेस नेताओं की राजशाही मानसिकता वाला चरित्र दिखाता है। उनके नेता राहुल गांधी भी आए और फिर 6 दिन में ही बिहार की सभी समस्याओं को समझ करके चले गए। प्रशांत किशोर ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का भी स्वागत किया है जिसमें कोर्ट ने चुनाव आयोग को SIR के लिए आधार कार्ड को वैलिड डॉक्यूमेंट मानने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग पहले से कह रहे हैं कि अगर आपके पास आधार है तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है, इसलिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2-4 लोगों का नाम कट भी गया तो भी जितने लोग रह जाएंगे वे नीतीश कुमार और भाजपा को सबक सिखाने के लिए काफ़ी हैं। दोस्तों बेगूसराय में एक मंदिर बना है। इस मंदिर का नाम PM मोदी की मां के नाम पर रखा गया है। जी हाँ, बेगूसराय में बीजेपी के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा ने सुजा महादलित टोला में जन सहयोग से निर्मित 3 मंजिला सामुदायिक भवन और फिर कामा माई मंदिर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां स्वर्गीय हीराबेन को समर्पित किया है। उन्होंने ये कदम बिहार में PM मोदी की मां को गाली दिए जाने के विरोध में उठाया है। अच्छा, इसको लेकर के लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के अनुसार ये सिर्फ एक चिंता का नहीं बल्कि चिंतन का विषय है। उन्होंने कहा है कि मां बहन को गाली देने की प्रवृत्ति भारतीय समाज के लिए गलत है और फिर इस भवन का नामकरण इसका प्रतीकात्मक जवाब है। ये महादलित बस्ती में निर्मित भवन सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत किया गया है, जिसमें 100 लोगों के बैठने की क्षमता, सामुदायिक शौचालय और फिर लाइटिंग की व्यवस्था है। राकेश सिन्हा ने कहा है कि ये संपूर्ण पूरे देश के लिए एक प्रेरणादायक संदेश है जो दिखाता है कि एक साधारण महिला का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आपको बता दूं कि सूजा गांव में PM नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के नाम पर मंदिर बनाया जा रहा है। इस मंदिर में कामा माई की मूर्ति स्थापित की जाएगी जिसका नाम हीराबेन मंदिर के नाम से किया जाएगा। वहीं पर मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, जल्द ही विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। हीराबेन मंदिर के निर्माण की जिम्मेदारी बेगूसराय सदर प्रखंड के सूजा गाँव के लोगों ने ली है। दोस्तों नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले एक और बड़ा फैसला ले लिया है, अहम फैसला लिया है। नीतीश सरकार BPSC से जल्द ही 6500 पदों पर भर्ती करेगी। जब बिहार के माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में 6500 पदों पर पुस्तकालय अधीक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को शिक्षा विभाग ने सहमति दे दी है। इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा अगले सप्ताह पुस्तकालय अधीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाएगी। हालांकि पुस्तकालय अधीक्षकों के पदों से संबंधित रिक्तियां बीते सप्ताह ही जिलों से आ गई थी, लेकिन सरकार के स्तर से तत्कालीन अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के विकास आयुक्त पद पर पदस्थापना और फिर उनकी जगह डॉक्टर बी राजेंद्र को अपर मुख्य सचिव के रूप में तैनाती के चलते अधियाचना संबंधित प्रस्ताव तैयार करने में देरी हुई है। वहीं पर शिक्षा विभाग से मिल रही जानकारी के मुताबिक राज्य मंत्रिमंडल से पहले ही माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय अधीक्षकों की खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से संबंधित पदों के बारे में आवश्यक जानकारी मांगी गई है।